आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। दुर्गा पूजा पर बारिश का कहर, महिला की नाले में गिरकर मौत, मेला मंडप सुनसान। आपको बताते चले दुमका में दुर्गा पूजा के उत्साह पर बारिश ने पानी फेर दिया है। दशमी पर सिंदूर खेला और कलश विसर्जन की परंपरागत का निर्वहन किया गया। भारी बारिश के कारण शहर के मुख्य नाले में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बारिश से मेला में दुकान लगाने वाले दुकानदार चिंतित है। दुकानों में मिठाइयाँ, खिलौने सहित सभी सामान धरे के धरे रह गए हैं। दुर्गा पूजा उमंग और उत्साह पर बुधवार की शाम से हो रही जोरदार बारिश ने पानी फेर दिया। गुरुवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही। हालांकि कई पूजा पंडालों में गुरुवार की सुबह दशमी पर सिंदूर खेल और कलश विसर्जन की परंपरा का निर्वहन किया गया, जबकि भारी बारिश की वजह से शहर के मुख्य नाले में गिरने से एक महिला सविता शर्मा की बुधवार की देर रात शाम में मौत हो गई। दुमका में बारिश कल देर रात शाम जबरदस्त बारिश हुई है, जो गुरुवार की सुबह में भी जारी है। गुरुवार को भी सुबह से ही बारिश हो रही है, कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। इस बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मेला में दुकान लगाए दुकानदारों की चिंता भी बढ़ गई है। गांधी मैदान में चैतन्य झांकी के लिए बने गए मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गई है। बुधवार को बारिश के कारण लोग मेला घूमने नहीं पहुंच पाए। लोगों की मेला जाने की तैयारी धरे की धरी रह गई। पूजा पंडालों और मेला में भीड़ नहीं हुई। विजयदशमी यानी गुरुवार को भी बारिश हो रही है। इस कारण लोग पूजा अर्चना के लिए दुर्गा मंडपों में नहीं पहुंच पा रहे। इसका असर मेला में भीषण बढ़ता तय। अगर इसी तरह बारिश हो रही हुई तो आज भी लोग मेला का आनंद नहीं ले पाएंगे। मेला में विभिन्न तरह की दुकान लगाने वाले दुकानदार भी चिंतित है। दुकानों में मिठाई, खिलौने सहित सभी सामान धरे के धरे रह गए। अगर आज भी ऐसा ही स्थिति रही तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। दुकानदारों ने बताया कि पहले दिन में मेले में बिक्री नहीं हुई, कई सामान खराब हो गए। आज मेला का अंतिम दिन है। आज भी यदि बारिश होती रही तो काफी नुकसान होगा। महाजनों से कर्ज और दुकानों से उधार सामान लेकर दुकान लगाए हैं, बिक्री नहीं होगी तो उनका कर्ज कैसे चुकाएंगे। बारिश रोकने के लिए दुर्गा मंडपों में पूजा और पंडित भगवान इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। गिरिडीह में भी दुर्गा पूजा की रौनक पर बारिश का साया, मेला सुना, दुकानदार है परेशान। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश ने उत्साह कम कर दिया है। बुधवार दोपहर से शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी जारी रही, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मेला में दुकानें लगाने वाले दुकानदार चिंतित है, क्योंकि बारिश के कारण लोग मेला घूमने नहीं जा पा रहे हैं और उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। विजयदशमी पर भी बारिश के कारण दुर्गा मंडपों में भीड़ की कमी नजर आ रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। ना कोई घर से निकलेगा, ना ही दुकानदार का सामान बिकेगा। दशहरा की रौनक पर बारिश का साया, बेरमो में रावण दहन की तैयारियों पर संकट का माहौल। बेरमो कोयलांचल में महानवमी धूमधाम से मनाई गई, लेकिन बारिश ने दुर्गा पूजा के उत्साह को कम कर दिया है। कई पंडालों में पानी भर गया है। कथारा में बारिश के दौरान डीजी सेट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फुसरो में मेला और पंडालों की रौनक बारिश से फीकी पड़ गई है, जिससे दुकानदारों को परेशानी हुई। नवाडीह में रावण दहन की तैयारियां में बारिश ने बाधा डाल दी है। पूरे बेरमो कोयलांचल में बुधवार को महानवमी धूमधाम से मनाई गई। हालांकि बुधवार रात से ही हो रही जोरदार बारिश ने दुर्गा पूजा के माहौल को ठंडा कर दिया। कई जगह पंडालों के अंदर तक पानी जमा हो गया है। कथारा में बारिश के दौरान डीजी सेट में आग लग गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर तक अंधेरा पसर गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन अब तक डीजी सेट पूरी तरह से जल चुका है। आपको बताते चले फुसरो नगर परिषद में क्षेत्र में बने करीब 1.5 दर्जन पंडालों और मेला की रौनक भी भारी बारिश ने धो डाली। बारिश के कारण मेला में दुकान व झूला लगाने वाले लोग काफी परेशान दिखे। मेला में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई थी, लेकिन बारिश का दौर शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। उधर गुरुवार को विजयदशमी के दिन भी बारिश की संभावना ने मेला आयोजकों की परेशानी बढ़ा दिया। विजयदशमी पर कई जगह होने वाले रावण दहन कार्यक्रम भी पानी फिरता नजर आ रहा है। नवाडीह के विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में 2 दशक बाद होने वाले रावण दहन को लेकर रात भर कारीगर पुतला का निर्माण करने में लगे रहे। हालांकि बारिश
बारिश ने बाधा डाल दी और पुतला भीग गया। आखिरकार भगवान भी इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं। इंद्रदेव को पुकारा जा रहा है। बता दें कि यहाँ 23 साल बाद फिर से पुतला दहन किया जाना और इसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। बताया गया कि पुतला दहन को लेकर 2 सप्ताह से तैयारी की जा रही है। इसमें करीब 1.5 लाख खर्च किए गए हैं और पुतला दहन के दौरान करीब 1 घंटे तक आतिशबाजी होगी। गुरुवार को हले सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और गर्जन के साथ सुबह की शुरुआत हुई। इसके अलावा बुधवार रात गुंजडीह पंडाल में रांची से आई झूमझाम ने टीम ने प्रस्तुत दी। यहाँ वाटर प्रूफ पंडाल होने के कारण लोगों की भीड़ रही। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी दिन भर भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में दशहरा पर बारिश की खलल से तैयारियां काफी फीका हो गया है। कोडरमा में बारिश ने डुबोई दुर्गा पूजा की रौनक। सड़कें बनी तालाब, पानी में डूब गई गाड़ियां। आपको बताते चले कोडरमा में दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश ने रौनक फीकी कर दी है। झुमरी तिलैया के महाराणा प्रताप चौक के पास सड़क पर जल भराव हो गया, जिससे कई वाहन डूब गए। हाल ही में बनी 4 लेन सड़क के घटिया निर्माण और नाले के अतिक्रमण को जल भराव का कारण बताया जा रहा है। बारिश की वजह से पूजा पंडाल और बाजारों में भीड़ कम रही है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। आपको बताते चले दुर्गा पूजा की रौनक इस बार वर्षा ने फीकी कर दी। बुधवार शाम से लेकर देर रात तक हुई तेज बारिश ने झुमरी तिलैया के महाराणा प्रताप चौक स्थित सर्विस लेन और मुख्य सड़क की एक लेन को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। देखते ही देखते वहां गाड़ी खड़ी दर्जनों से अधिक पहिया वाहन पानी में डूब गया। अचानक बनी इस स्थिति ने पूजा की खुशी को मायूसी में बदल दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाल ही में बने 4 लेन सड़क के घटिया निर्माण और नाले के अतिक्रमण के कारण जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं वजह है कि थोड़ी सी वर्षा में सड़क NH-20 तालाब का रूप ले लेती है। बुधवार रात तो स्थिति ऐसी बनी कि यहाँ बने क्रॉसिंग से लोगों को सड़क पार करने में भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही। बारिश का असर पूजा पंडालों और बाजार पर भी साफ दिखा। जहां आमतौर पर महोत्सव के दिनों में भीड़ उमड़ती है, वहीं इस बार सन्नाटा पसरा रहा। श्रद्धालु दर्शन और घूमने नहीं निकल पाए, जिससे लोगों में निराशा देखी गई है। आपको बताते चले वहीं व्यापारी में मेले लगने वाले छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। गुरुवार की विजयदशमी के सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की वर्षा हो रही। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से बारिश का यह दौर अगले 1-2 दिनों तक जारी रह सकता है। ऐसे में पूजा और मेला आयोजकों की चिंता और बढ़ गई है। भक्त और कारोबारियों दोनों ही इस अनचाही वर्षा से खासे मायूस है। जमीन विवाद में पत्नी के सामने पति की हत्या, 3 आरोपी हुए फरार। खरसावा के आमदा ओपी क्षेत्र के सुपर साई गांव में जमीन विवाद को लेकर 3 युवकों ने बांधरेधार प्रधान की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जब उसकी पत्नी कनक देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के मंगलवार देर रात हुई। आरोपी जीवनधर प्रधान, पंकज प्रधान और राजकुमार प्रधान मौके से फरार हो गए हैं। खरसावा के आमदा ओपी क्षेत्र के सुपर साई गांव में जमीन विवाद को लेकर पत्नी के सामने उसके पति बादरे प्रधान के धारदार हथियार से 3 युवक मार के फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कुचाई के कोलेडीह गांव निवासी बांधे प्रधान का जमीन विवाद जीवधरन प्रधान, पंकज प्रधान व राजकुमार प्रधान के साथ चल रहा था। उक्त जमीन विवाद में पूर्व में भी मारपीट हुई थी। पूजा देखकर अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से दंपति अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने बांधधार प्रधान को रोका और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। उसकी जब बधाई प्रधान ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पत्नी कनक देवी ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। फिर धारदार हथियार से आरोपितों ने मिलकर बाइधर पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पत्नी ने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग जुटने लगे, जिसके कारण आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आमदा ओपी प्रभारी रमन विश्वकर्मा व खारसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने घायल कनल देवी को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया। बारधर प्रधान का बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी शव को स्वजनों को सौंप दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
1927 में पलामू आए थे महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा और डाल्टनगंज में अभिनंदन किया। महात्मा गांधी 1927 में 3 दिनों के लिए पलामू आए थे। इस दौरान वे डाल्टनगंज में छेदीलाल सर्राफ के बगान में ठहरे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाया। 11 जनवरी 2027 को डाल्टनगंज म्यूनिसिपल बोर्ड ने उन्हें अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। नागरिक मंच के अध्यक्ष जयवंश सहाय ने भी उन्हें अभिनंदन पत्र प्रदान किया। गांधी जी ने मारवाड़ी पुस्तकालय का अवलोकन किया और रजिस्ट्रार पर भी भविष्य की कामना की। अपने जीवन काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार पलामू जिला आए थे। वह बनारस से जनवरी 1927 में 3 दिनों के लिए पलामू आए थे। इस दौरान वह पलामू जिला के मुख्यालय डाल्टनगंज में छेदीलाल सर्राफ के बगान में ठहरे थे। उस दौरान उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई भी भाग ली, रह रहे लोगों को हौसला अफजाई किया। पलामू आगमन पर 11 जनवरी 1927 को डाल्टनगंज म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर से अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया था। जब नागरिक मंच की ओर से अध्यक्ष जयवंश सहाय ने उनको अभिनंदन पत्र प्रदान किया तो इसी दिन उन्होंने मारवाड़ी पुस्तकालय का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय के रजिस्टर पर पुस्तकालय के उज्जवल भविष्य की लिखित रूप में कामना की थी। तत्काल नागरिक मंच के स्वयं जयवंश सहाय के पौत्र सह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नीलकंठ सहाय के पुत्र अमित सहाय बताते हैं कि महात्मा गांधी के पलामू आगमन पर डाल्टनगंज म्यूनिसिपल बोर्ड ने अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया था। इसके साथ ही उनके दादा स्वयं जयवंश सहाय के नेतृत्व में नागरिक मंच ने उनका अभिनंदन किया था तथा उनको स्वर्ण पत्र सौंपा था। कहा कि पलामू आगमन दौरे के दौरान महात्मा गांधी छेदीलाल सर्राफ के बगान में ठहरे थे, जहां वह स्वतंत्रता संग्राम के सहयोगियों से मिलकर उनका हौसला अफजाई करते थे। जिस औलाद को कलेजे के टुकड़े की तरह पाला उसी ने कर दिया बेघर, भावुक कर देगी इस बुजुर्ग की कहानी। आपको बताते चले, धनबाद में वृद्ध माता पिता की दर्दनाक कहानियां सामने आई है, जहां उन्होंने उनके अपने बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ देने की है। सावित्री देवी और पुष्पा रानी जैसी महिलाओं को अपने बेटे द्वारा त्याग दिया गया। अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है और कई लावारिस हालत में पाए जाते हैं। जिले में लगभग 3.5 लाख बुजुर्ग हैं, जिनमें से डिप्रेशन आम है। आपको बताते चले, कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा रूप माँ बाप का होता है। माँ बाप हमें जन्म ही नहीं देते बल्कि पाल पोस कर काबिल बनाते हैं ताकि बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बने, उनके बुरे समय में उनके साथ खड़े रहे। लेकिन भाग दौड़ और दिखावे की जिंदगी इस रिश्ते को भी शर्मसार कर रही है। कि ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके भरे पूरे परिवार होने के बाद भी अपने जीवन वृद्ध आश्रम में गुजर रहे हैं। लालमनी वृद्ध आश्रम में जानते हैं कि ऐसे बुजुर्ग की कहानी। करतास की रहने वाले 86 वर्षीय सावित्री देवी के 5 बेटे हैं। 5 बेटे अपने पैर पर खड़े हैं और घर परिवार चला रहे हैं। सावित्री देवी बताती है कि जीवन भर जिसके लिए मर मिटे पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, आज उन बेटे ने ही उन्हें अलग कर दिया। माँ का कर्ज भूल गए, मजबूरी में वृद्ध आश्रम में जाकर रहना पड़ रहा है। जामडोबिस की रहने वाली 70 वर्षीय पुष्पा रानी बच्चे के नाम पर सुनकर उदास हो जाते हैं। कहते हैं कि बच्चों के लालन पालन में सारी उम्र गुजार दी, लगा कि बुढ़ापे में सभी सहारा बने। पति की मौत के बाद अचानक बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ गया। कोई भी बेटे मुझे रखने को तैयार नहीं हुआ। आज किसी तरीके से वृद्ध आश्रम में जीवन गुजर रही हूँ। यहाँ पर अपनापन मिला। हीरापुर के रहने वाले 65 वर्षीय अजीत लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। बताते हैं कि एकमात्र बेटे का निधन हो गया। पत्नी भी चल बसी। जिस रिश्तेदार के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, अंतिम समय में अब वह भी साथ नहीं दे रहे हैं। सबने अपना अपना रंग दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बावजूद धनबाद के सरकार अस्पताल में बुजुर्गों को लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बुजुर्गों के लिए वार्ड बनाया गया, लेकिन कई बुजुर्ग व्यवस्था से काफी नाराज है। यहाँ स्थिति लवारिस वार्ड की भी है। हर दिन कोई न कोई अपने बुजुर्ग माता पिता को अस्पताल छोड़ जा रहा है। 24 सितंबर 2024 के यहाँ फुलेश्वर भूंया को उनके घर वाले ने लावारिस अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। तब से अस्पताल के आसपास भटक कर फुलेश्वर किसी तरीके से रह रहा है। अब अस्पताल प्रबंधक की नजर पड़ी और भर्ती करने को तैयार कर रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग की
माने तो धनबाद में लगभग 3.5 लाख बुजुर्ग की संख्या है। इसमें से सबसे ज्यादा संख्या 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच की है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे बुजुर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि अकेलापन के कारण बुजुर्ग में डिप्रेशन की स्थिति सबसे ज्यादा हो रही है। कोरोना संक्रमण काल के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित बुजुर्ग भी हुए हैं। यह एक सामाजिक बुराई तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए सोचना होगा कि जिस माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, आज उन्हें त्याग दिया जा रहा है। इसके लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है कि हम अपने बुजुर्ग और माता पिता का सम्मान करें। अस्पताल में इसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था है। डॉक्टर CK सुमनवारिये, अस्पताल प्रबंधक, ने इस तरह से कहा। झारखंड की 8वीं निर्वाचन आयुक्त बनी अलका तिवारी 2 दिन पहले मुख्य सचिव के पद पर से हुई सेवानिवृत्त। आज किया पदभार ग्रहण। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड के नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई है। रिटायरमेंट के अगले ही दिन यानी 1 अक्टूबर को पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति घोषणा कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि उनका कार्यकाल 4 साल होगा या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी। गुरुवार को उन्होंने निर्वाचन आयुक्त पद की ग्रहण कर लिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 66(2) का हवाला दिया गया। इसके तहत अलका तिवारी की नियुक्ति की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से शुरू होगा। सेवा शर्तें अवधि राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नियमावली 2001 और उसमें समय समय पर हुई संशोधन के तहत तय होगी। बताया गया है कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद वह सोमवार 5 अक्टूबर को औपचारिक रूप से आयोग में कामकाज शुरू करेगी। 30 सितंबर को मुख्य सचिव से हुई रिटायर अलका तिवारी का प्रशासनिक कैरियर हमेशा चर्चा में रहा है। वह 30 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुई। उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य को उनके अनुभव का लाभ निर्वाचन आयोग में मिलेगा। अब अलका तिवारी की जगह अनिवास कुमार ने नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया। अलका तिवारी को 2 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य सचिव बनाया गया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने योजनाओं और नीतियों के प्रभाव क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है। अलका तिवारी ने छात्र जीवन से भी मेधावी पहचान बनाई है। मेरिट यूनिवर्सिटी और मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से MMSc की पढ़ाई की। वहां भी मैनेजमेंट व डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गोल्ड मेडल जीता। रांची यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और हाईकोर्ट ड्यूटी यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठान संस्थाओं से शॉर्ट टर्म कोर्स पूरे किए। उनकी इस शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक दक्षता ने उन्हें राज्य की तेज तर्रार महिला अफसरों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से मिले 2 लाख की शराब। लगेज बैग में थी 14 बोतल विदेशी शराब। एक अरेस्ट। जांच में जुटी धनबाद RPF धनबाद मंडल की RPF टीम ने ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त की। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिस यात्री को अरेस्ट किया गया उसी के लगेज में बैग की महंगी ब्रांडेड शराब जब्त की गई है। अधिकारियों के अनुसार जब्त शराब की कुल मात्रा 10.2 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.22 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। RPF पोस्ट धनबाद और CBIC की संयुक्त टीमें को गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी एक्सप्रेस से एक यात्री अवैध शराब लेकर यात्रा कर रहा है। ट्रेन संख्या 1232 डाउन से उतरने पर टीम ने संदिग्ध यात्री की तलाश ली। उसके आसमानी रंग के लगेज बैग से कुल 14 बोतल महंगी विदेशी शराब बरामद हुई। इनमें से रॉयल सैल्यूट, जॉनी वर्क्स, ब्लू लेबल, द यामाजाकी और लाफ्रोएग जैसे नामचीन ब्रांड शामिल है। खास बात यह रही कि सभी बोतलें पर सेल इन हरियाणा ओनली अंकित था, जिससे साफ है कि शराब की सप्लाई दूसरे राज्य के लिए अवैध रूप से की जा रही थी। दिल्ली से बोकारो ले जाई जा रही थी शराब। गिरफ्तारी आरोप की पहचान दिल्ली के आजादपुर निवासी 44 वर्षीय सतपाल के रूप में हुई है। पूछताछ में सतपाल ने स्वीकार किया है कि वह यह शराब दिल्ली से लेकर आया था। इसके बोकारो पर पहुंचाने की योजना थी। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि सतपाल का संबंध दिल्ली की रॉक एंड स्ट्रॉम कंपनी से है। RPF अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की शराब की तस्करी त्योहारों और खास मौके के आसपास अधिक होते हैं। टीम के लगातार इस नजर रखे हुए हैं। RPF टीम ने
जब्त शराब और गिरफ्तार अभियुक्ति को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए धनबाद के उत्पाद विभाग को सौंप दिया। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि शराब की सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए बोकारो भेजी जा रही थी, इसके पीछे और कौन कौन से शामिल है। आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे परिसर में इस तरह की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। तंत्र मंत्र में युवक की हत्या मामला, परिजनों ने गोलमुरी थाना पर किया प्रदर्शन, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र के नाम पर 20 वर्षीय अजय बासा की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार को मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने गोलीमुचूर थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अजय की हत्या में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की भी है। अजय की मां ने बताया कि उनके बेटे की पूरी घर का खर्च चलाता था और मां बेटे का जीवन उसी के सहारे चलता था। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बस्ती के लोगों ने इस घटना को पूरी समाज पर संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों की बलि चढ़ाना सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी तांत्रिक को जेल भेज दिया। हालांकि परिजनों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं।